नाज़रीन, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में एक बार फिर एहतजाज का एक मौसम आ गया है और इस एहतजाज के मौसम को लीड कर रही है PMLN को, कि कहने में PDM है लेकिन हकीकत इसमें तमाम सर ताकत और जोर जो है वो PMLN का हमें नज़र आता है। क्या कहना है राना सनाउल्लाह साहब का इस हिकमत अमली के हवाले से, वो सुन लेते हैं। PMLN और दूसरी PDM की जमातों के कारकुन जो हैं वो तो एहतजाज करेंगे। 28 और 29 की काल ताजर तंजीमों ने दी हुई है, तो हम उसका हिस्सा बनेंगे, हम उसमें उनके साथ जो है वो शामिल होंगे। इसी तरह नाबीना अफराद ने जो है वो एहतजाज शुरू किया हुआ है। लब्बैक वाले जो हैं वो एहतजाज जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। सबके साथ हम रब्ता करेंगे ताकि पूरी कौम एक मुनज़्ज़म तरीके से इस जाली हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो अपना जो है एहतजाज करे। हुक्मरानों से जो है वो इस कौम को और मुल्क को निजात हासिल होगी। बज़ाहिरन ऑन द फेस ऑफ इट ऐसा लगता है कि PMLN के दोनों धड़े जो हैं इस कैंपेन में शामिल हैं, क्योंकि मैं आपको चंद लम्हों में शेख रशीद का भी एक टुकड़ा सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले हमजा शरीफ साहब जो हैं उनका क्या कहना है इस एहतजाज। इनका काम 3 सालों में चौथा साल है। झूठ झूठ, इंतकाम इंतकाम, गरीब लोगों से इंतकाम ले रहे हैं। गरीब आदमी की 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है। आम आदमी के जो मसाइल हैं, आटा, चीनी, दाल, बिजली, हम सब मिलकर आवाम की आवाज़ के साथ आवाज़ में लाएंगे। लेकिन जो मईशत की हालत इन्होंने कर दी है, इंटरनेशनली जो पाकिस्तान आइसोलेशन फेस कर रहा है, मैं समझता हूँ कि आवाम ने तो कब का इनको घर भेज दिया हुआ है और जल्दी इस बात का फैसला हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, जिन्हें नजूमी होना चाहिए था, उन्होंने ये पेशन गोई की है कि नून लीग के 2 धड़े क्या 3 धड़े बनने वाले हैं। उनका कहना यह है कि अमेरिका के चार्जी अफेयर को भी पता है कि नून के 2 धड़े, लेकिन अब तो एक तीसरा धड़ा भी सामने आने वाला है। 22 महीनों बाद या 20 महीनों बाद एक नई अलाइनमेंट होगी। पीपल्स पार्टी क्या करेगी, और नून के अंदर देखें, अमरीकी नाज़िमुल उमूर को भी पता है कि नून और शी दो मुस्लिम लीगें हैं। जो मैं कहता था वो अमरीकी नाज़िमुल उमूर को भी पता है कि नून और शीन 2 लीगें हैं। सो एक ही महल्ले और एक ही इलाके में दोनों लीगों से अलग-अलग मिली हैं। इलेक्शन से पहले तीसरी वजूद में आ जाएगी। लेकिन नाज़रीन, ये वो बैकग्राउंड है जिसमें हम डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के मुमताज़ जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल कमेंटेटर और कॉलम्स जनाब इरशाद भट्टी साहब। मुझे कराची से एक वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर सकेंगे जनाब अज़हर अब्बास साहब, पाकिस्तान के मुमताज़ जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और मुझे ज्वाइन कर सकेंगे एक वीडियो लिंक के ज़रिए लाहौर से आरिफ हमीद भट्टी साहब, जो कि एक सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी हैं, टेलीविज़न चैनल की मुमताज़ शख्सियत भी हैं। सबसे पहले अगर मैं अज़हर अब्बास साहब की तरफ जा सकूँ। अज़हर अब्बास साहब, पाकिस्तान के अंग्रेज़ी की सबसे बड़े अखबार डॉन ने इदारिया बाकायदा लिख दिया, वो चीज़ें बहुत सी जिस पे लोग खुल के कमेंट नहीं करना चाहते थे, उस पर डॉन ने कमेंट कर दिया है कि ऑपोजिशन का जो ये चांस है वो इसलिए है कि एक तरफ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट में एक रप्चर नज़र आता है और दूसरी तरफ महंगाई पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए ये ऑपोजिशन की एक अपॉर्चुनिटी है इमरान खान हुकूमत के ख़िलाफ़। क्या है आपका रद्द-ए-अमल इस पर? शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, ऑप्टिक्स तो यही नज़र आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बदकिस्मती से इसकी एक तारीख भी है कि इशारों की ज़बान जिसे हम कहते हैं वो हमारी सियासत में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। वक्तन फ़वक्तन आप पुरानी तहरीकें उठा के देख लें, तो नज़र यही आता है जितनी तेज़ी आती है जिसमें कमी आ जाती है, रुक जाती हैं, सब चीज़ें ऐसी ही होती हैं। और यही इस सियासत की बदकिस्मती भी है। बलूचिस्तान में तब्दीली आ जाएगी, नहीं आएगी, चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। इसी तरह 2018 में बलूचिस्तान में जिस वक्त तब्दीली आई थी उसी वक्त ये बातें होने लगी थी कि अब शायद अगला इलेक्शन जो है वो PMLN का नहीं है, अगला इलेक्शन PTI का है। उसके बाद भी हमने ये देखा। तो हमारे यहाँ जो ट्रेंड्स रहे हैं वो ऐसे ही ट्रेंड रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं हो सकता है फुल स्टॉप, कॉमा, फुल स्टॉप तब्दील कर दें आप तो कर दें, वरना यही रहा है। महंगाई आप सपोर्ट कर रहे हैं डॉन के इदारिये की लॉजिक को आप सपोर्ट करते हैं? यही होता रहा है और यही इसीलिए शायद मेरा ख्याल है डॉन ने जो चीज़ लिखी है वो उसी बैकग्राउंड में लिखी है उसने। अब आप देखें ना, ऑल ऑफ अ सडन तहरीक लब्बैक का धरना। अब मुझे बताएं कि तहरीक लब्बैक ने कोई ऐलान तो नहीं किया था धरने का 12 रबीउल अव्वल से पहले या उस दिन अचानक एक धरना शुरू हो जाता है। अचानक पुरानी जो उनकी डिमांड्स हैं वो रिफ़्रेश हो जाती हैं।
कि जी वो फ्रेंच एम्बेसडर के बारे में वो चीज़ें, अब हुकूमत अगर उन पर अमल दरामद नहीं कर रही थी तो वो तो कई महीनों से नहीं कर रही थी, तो ये ऑल ऑफ अ सडन अचानक क्यों आ गया ये चीज़ें? यही चीज़ें, यही रुझानात जो हैं इशारा करते हैं कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग समवेयर, और वो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो तनाव है उससे लिंक करते हैं लोग। ऑब्वियसली यही चीज़ें होती रही हैं, माजी में भी जब इस तरह के धरने वर्ने हुए हैं तब भी यही बातें आती रही कि जी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं और चल रही होती है, सड़कों पे कुछ और नज़र आता है। ऑल ऑफ सडन डॉक्टर ताहिरुल कादरी आए, एक हंगामा बर्पा किया और फिर अचानक गायब हो गए, तो किसी को पता भी नहीं चला। तो मेरा ख्याल है जो तारीख है वो हमारी यही है, तारीख हमारी यही है। इरशाद भट्टी साहब, लेकिन क्या भूल जाएगी कि अजमल कसाब का नाम दुनिया के मीडिया को किसने दिया, डॉन 1 किसने किया, डॉन 2 किसने किया, गुजरांवाला में CTT से अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ FIR जो है वो किसने कटाई, वो जो सारी गाली गलोच होती रही जलसों में वो किसने की, तो क्या वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और एक वही जमातें जो इस्टेब्लिशमेंट पर खुल के हमले करती रहीं, इस्टेब्लिशमेंट वो इकट्ठे हो सकते हैं? पहली दो बातें, एक तो राना साहब फरमा रहे थे कि नाबीना लोग एहतजाज कर रहे हैं, हम उनके साथ शामिल होंगे। मुझे याद पड़ता है शहबाज शरीफ दौर पे माल रोड पर नाबीनाओं को फेंटियाँ पड़ी थी और लिटा लिटा के मारा था अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने। राना साहब उस वक्त वज़ीर कानून थे। दूसरी बात शेख रशीद साहब से कि नून लीग के 5 धड़े भी हो जाएं तो हजूर गवर्नेंस परफॉर्मेंस पे तो कोई फ़र्क नहीं ना पड़ेगा, महंगाई पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको बेहतर करें। वो धड़े अगर आप इस तरफ बेहतर होते तो उनके धड़ा एक भी होता तो कोई फ़ायदा नहीं था, यानी कोई मान ही नहीं रखता था। तीसरी बात जो आपने सवाल किया कि ये बड़ा लंबा है, जिसमें मुझे मैं हैरान आज सोच रहा था कि आर्मी चीफ फ़ौज के साथ किसने अच्छा किया। जरदारी साहब ने वक्त आया तो ईंट से ईंट बजाई, नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला जलसे में और उसके नाम लेकर लंदन से बैठकर नाम लेकर और किया, और उसके बाद 6 जलसों में बात हुई। मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कुछ नहीं कह चुके, मरियम नवाज साहबा क्या कुछ नहीं कह चुकी, और हमारे इमरान खान साहब ने एक आउट ऑफ द वे के जाके उन्होंने भी एक जुमला फरमा दिया कि दौरान जंग सिपा सलार को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने खालिद बिन वलीद को तब्दील किया था। तो सारे अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब 1 पेज पे होते हैं। जब ये अपोजिशन में होते हैं इनको इदारे बड़े अच्छे लगते हैं, इदारों के लोग अच्छे लगते हैं, इक़्तिदार में आते हैं तो तबाही फेर देते हैं। नहीं भूल सकती इस्टेब्लिशमेंट, इसलिए नहीं भूल सकती कि मैंने कई मुस्लिम लीगियों से पूछा है कि मैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम और हमज़ा को बुरा बुरा भला कहूँ, कोसूँ, रोज़ उन पर तनकीद करूँ और नीचे कहूँ कि मुस्लिम लीग बड़ी अच्छी जमात है, तो क्या मानेंगे? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपने एक मरतबा नहीं, कई मरतबा ये कर चुके और कई मरतबा हो चुका। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये जो हम कड़ी से कड़ी मिलाते हैं और कि फ़लाँ ये इवेंट इस वक्त बलूचिस्तान का क्यों हो गया, फ़लाँ ये क्यों हो गया, फ़लाँ ये क्यों हो गया, फ़लाँ ये क्यों हो गया, हकीकत है, इस हमारी हिस्ट्री है, हमारी तारीख़ है, सियासी कुछ हम वैसे ज़्यादा भी मिलाते थे। लेकिन अगर आप सोचिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नेंस अच्छी होती, परफॉर्मेंस अच्छी होती, वादे ये पूरे कर चुके होते। लेकिन TLP ने अब अगर धरने का फैसला कर लिया है तो इसका गवर्नेंस के साथ क्या था? मैं कह रहा हूँ मान लिया कि उन्होंने धरना दिया। अगर इनके वादे दावे नारों पे ये पूरा उतर चुके होते, इनके महंगाई ना होती, बेरोजगारी ना होती, कम होती, गुर्बत कम होती, तो ये इन चीज़ों को कोई मानी हैसियत रखती थी? क्योंकि 3 साल इन्होंने डिलीवर नहीं किया। अब ये वो तिनके की तरह अगर आप वो हल्का सा धक्का लगाएंगे तो करेंगे। लेकिन दूसरी बात ये है कि कौन है जिसने मुझे तो हैरानगी होती है, कौन है जिसने चढ़ाइयाँ नहीं की, कौन है जिसने नहीं की? आरिफ हमीद भट्टी साहब को ले ले। आरिफ हमीद भट्टी साहब, ठीक है कि अखबारात के इदारे अब कहने लगे हैं कि अपॉर्चुनिटी ऑपोजिशन को नज़र आ रही है, लेकिन अगर एक आध दिन में कोई नोटिफिकेशन इशू हो ही जाता है, बहरहाल वज़ीर आज़म ने उसका फैसला करना है, उन्हीं की फाइनल अथॉरिटी है, तो कितनी देर ये ऑपोजिशन का हनीमून चल पाएगा? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो डॉक्टर साहब आपने कहा शेख रशीद पॉमिस्ट हैं, वो करते रहते हैं। मैंने आज से 22 साल एक बड़ा फ्राडिया पॉमिस्ट पकड़ा था माल रोड पे, लोगों को कहता था तेरे दिन बदल जाएंगे, तो लोगों ने जाके कहा तेरे दिन अपने तो बदले नहीं, फुटपाथ पे बैठा हुआ है। शेख रशीद साहब की प्रेडिक्शन बड़ी अच्छी होती हैं। मिसाल के तौर पे आज बुध को 20 तारीख को कह रहे हैं बुध होगी, तो कहेंगे कल जो गुजर गई है
19 को मंगल थी और कल आने वाली 21 को जुमेरात है। अगर इसे लोग प्रिडिक्शन कहते हैं तो ये दीवाने का ख्वाब है, मैं तो उनको देखने दे। दूसरी बात आपने बड़ी उन्होंने कहा ना कि तीसरा भी धड़ा बनने वाला है। ये अब मैं इसलिए 3 दिन की 3 मिसालें दी ना, बुध भी ले आया, मंगल भी ले आया और जुमेरात भी ले आया, उनकी कवरेज हो गई। अच्छा, अपोजिशन में बहुत दमखम है। जिस जमात को अवाम की ताकत ना हो, अपोजिशन को नबीना लोगों का सहारा लेना पड़ जाए, नबीना लोगों के एहतजाज की मुंतजर हो, वो अपोजिशन एहतजाज करेगी। डॉक्टर साहब, डू यू थिंक, हाँ ये जो जिस आप कह रहे हैं बयानिए का, आपको बयानिए का तब फायदा होता कि मरियम हाई कोर्ट के बाहर खड़े होके एक तरफ लोग जंगों में शहीद हो रहे हैं, उनको कह रहे हैं इन्हें चलान करो, इन्हें गिरफ्तार करो। वही इनकी पोजीशन किस बेस पे चलाएंगे? क्या इनके शहर में दूध की नहरें? हाँ, इमरान खान का एक ही अपोजिशन है, इस अपोजिशन पे स्ट्रीट पावर लोग नहीं निकलेंगे। हाँ, इमरान खान अपनी अपोजिशन के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, टका के उनके दौर में करप्शन हो रही है। उस्मान बुज़दार ने रिकॉर्ड खत्म कर दिए हैं। मिनिमम 5 पंजाब में नैब बनेंगी, ये मेरी राय है। हो सकता है मदर अब्बास साहब सिफारिश करके उसको 4 करा दे, लेकिन छिक्के चौके इतने हैं क्योंकि पंजाब हुकूमत के आप ये तो नहीं कह रहे कि उस्मान बुज़दार ने करप्शन किया ना, आप कह रहे हैं कि पंजाब में करप्शन हो रही है। आप ये कह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार के चीफ मिनिस्टर होते हुए नहीं पंजाब में करप्शन, नहीं खुदा ना खास्ता, नहीं मैं पंजाब की लफ्ज कह रहा हूं, खुदा ना खास्ता बड़ा आदमी नवाज शरीफ, उस्मान बुज़दार, जरदारी ये करप्शन कर ही नहीं सकते। अगर ये करप्शन कर सकते तो खुदा ना खास्ता अवाम इतनी खुशहाल क्यों होती? 1.5 करोड़ की अमीर आदमी गाड़ियां ले रहे हैं, ये ज्यादती ना करें। हाँ, हम करप्ट है, हम चोर है, हम साफी हैं, हम सच बोलते हैं, हम बर्बादी लाते हैं, हम इंतशार फैलाते हैं। जिस अपोजिशन को नबीना अफराद के एहतजाज की जरूरत पड़ जाए, जो अपनी आंखों और अपनी टांगों पे खड़े होकर एहतजाज नहीं कर सकती, उस अपोजिशन से आप क्या तवक्को रख रहे हैं? ये भूल जाए। पहले तो अपोजिशन अपने दरमियान मरियम नवाज और फैसला करे कि शहबाज शरीफ एहतजाज करना किसने है, और एहतजाज में इनका बयानिया क्या है को उनको नजाइन दे। क्या इन्होंने अपनी शुगर मिल, जिन की भी हुकूमत में है या अपोजिशन में है, बड़ी शुगर मिल की रोते हैं, इन्होंने अपनी शुगर मिल में चीनी कम की? क्या जो 700 एकड़ में रहते थे वो 5 मरले में आ गए, 2 कनाल में आ गए? इनका महंगाई से इशू क्या है? अगर इन्हें मार्जिन जरूर मिलता, अगर इन्होंने पाकिस्तान के सलामती के इदारों को रुसवा करने के लिए इंडिया के बयानिए को तरजीह ना दी होती। मैं बता दूं, इमरान खान जब गिरेगा अपने बदन से गिरेगा। परसों बैठे हुए कहीं कह रहे थे मैं फलां बंदे को भी निकाल सकता हूं, उनकी ये चीजें उनको ले जाएंगी। तो ये इनके लिए प्रॉब्लम है, महंगाई, करप्शन, और जो इन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं कर सके। अगर इनका मंशूर निकाल लें पीटीआई का, और जो पूरे नहीं हुए, अच्छा नहीं 2 मिनट आधा सेकंड करते हैं हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की बात, तो जो अपनी कब्र में सामान रख के जाते थे, कहते थे खालिद बिन को निकाल दिया है। ईद मिलाद नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलैहि की बात करते हैं और कहते हैं उस वक्त जनरल काबिलियत पे आते थे। क्या इस तरह आप हुकूमत करोगे डरा के, ब्लैकमेल करके? ऐसे नहीं होगा। अब होगा तो मेरा ख्याल है काफी। ठीक है, जरा इसमें मजहर साहब को आने दीजिए। मेरे गैब का इल्म अल्लाह के पास है। ठीक, हाँ मजहर साहब, हाँ मजहर साहब, बात वहाँ से शुरू हुई थी जहाँ मैंने कहा कि अखबारों के बड़े अखबारात के इदारियों को नज़र आता है कि अपोजिशन के पास एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी उनको नज़र आ रही है। लेकिन अभी आपने दोनों भट्टी बरादरान को सुना, इरशाद भट्टी साहब को भी, और आपने सुना जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब को भी। ये समझते हैं कि अपोजिशन के एहतजाज में कोई ख़ास दमखम भी नहीं है, कोई उसमें कोई बहुत मंतक और लॉजिक भी नहीं है, और उसको कोई ऐसी सपोर्ट नहीं है मतलब आवाम की, जिसके नतीजे में हुकूमत के लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो सके। देखिए डॉक्टर साहब, इवेंट्स कैसे अनफोल्ड होते हैं। अगर इख्तलाफात या बहरान पैदा हो रहा है तो किसके दरमियान पैदा हो रहा है? जो ऑप्टिक्स है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की, वो क्या है? ऑप्टिक्स ये है कि कुछ ग्रुप्स बनते हैं, कुछ ग्रुप्स बनाए जाते हैं, उनके तहत हुकूमतें गिराई जाती हैं, उनके तहत हुकूमतें बनाई जाती हैं। स्ट्रीट एजुटेशन पाकिस्तान में 77 के बाद कभी भी कोई इफेक्टिव नहीं रहा। 2014 में इमरान खान का धरना रहा, 126 दिन रहा, लेकिन वो धरना तब्दीली तो नहीं ला सका। तो यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। होती क्या है
पंजाब में ऑल ऑफ अ सडन PMLQ निकल जाए, PMLQ निकल जाए, कराची में MQM पाकिस्तान जो है वो कोई एक इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि MQM पाकिस्तान पीछे हट जाए, जनूबी पंजाब पीछे हट जाए, बलूचिस्तान में जो सूरत हाल बन रही है वो डेवलप हो जाए, तो फिर खुद ब खुद एक गवर्नमेंट माइनॉरिटी गवर्नमेंट बन जाएगी ना। पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत जो है वो क्या PMLQ के बगैर खड़ी रह सकती है? तो सिचुएशन जैसे डेवलप होगी वैसे ही अनफोल्ड होगी। उसमें अपोजिशन का एहतजाज जो है, ये नहीं कि अपोजिशन का एहतजाज कोई तब्दीली ले आएगा, अपोजिशन के एहतजाज से कोई हुकूमत गिर जाएगी। हुकूमत उन इख्तलाफात की बुनियाद पे गिर सकती है। अब अगर ये इशू रिजॉल्व भी हो जाता है तब भी ये इशू अपनी जगह जो है वो अपने असरात छोड़ के जाएगा। ये आज वो रिलेशनशिप नहीं। अच्छा, अब इसी चीज को रिवाइव होगी। जो ब्रेक में ले लूं मजहर साहब, ब्रेक में ले लूं नाज़रीन, यही चीज़ को जिसको बार बार दोहराया जाता है कि MQM अलग हो जाए, जनूबी पंजाब का धड़ा अलग हो जाए, चौधरी जो हैं PMLQ अलग हो जाए तो हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी, हुकूमत भला कैसे कंटिन्यू करेगी, और अगर ये हो जाए तो उसके बाद क्या होगा, इस पर भी बात कर लेते हैं, और पीपल्स पार्टी क्या करना चाह रही है उस पर भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारी गुफ्तगू चल रही है इस वाले से कि हुकूमत गिर सकती है, और मज़हर अब्बास साहब ने वो बात दोहराई जो कि नई नहीं है, इससे पहले भी लोग दर्जनों दफ़ा दोहरा चुके हैं कि हुकूमत बहुत ही कमज़ोर है, वल्नरेबल है। अगर उससे PMLQ का धड़ा पंजाब में अलग हो जाए, अगर उससे सदर्न पंजाब जनूबी पंजाब का धड़ा अलग हो जाए, उससे MQM अलग हो जाए, तो है कि PTI की इमरान खान की हुकूमत चल नहीं पाएगी। बलूचिस्तान में भी कुछ शायद हो सकता है। तो फिर उसके बाद क्या होगा, इससे पहले कि हम इसके ऊपर जाएंगे, जो ब्रॉडर क्वेश्चन है कि फिर उसके बाद होगा क्या, मैं आपको थोड़ा सा पीपल्स पार्टी का भी एक टेस्ट देता हूँ कि पीपल्स पार्टी की किस तरह की सूरत हाल हमारे सामने आ रही है। 17 तारीख को बिलावल जरदारी भुट्टो साहब ने कहा था कि अगली आने वाली हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी की होगी। जरा सुने कि बिलावल भुट्टो ने क्या कहा था। PP का हुकूमत आ रही है, सबको नजर आ रहा है कि PP का हुकूमत आ रही है। इस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा जब तक हम इस इमरान को नहीं भगाते हैं। हम खान साहब को वार्न कर रहे हैं कि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अगर ये बिलावल जरदारी भुट्टो ने 17 तारीख को कहा था, तो आज अब से चंद घंटे पहले कमर जमान कायरा साहब ने पीपल्स पार्टी की पोजीशन को किस तरह से वाज़ेह किया। पीपल्स पार्टी ने कभी भी सिवाय अल्लाह के इशारे के, अल्लाह के फजल से और पाकिस्तान के अवाम के इशारे के और किसी इशारे पे कभी काम नहीं किया। हम किसी उंगलियों के इंतज़ार में नहीं होते। हाँ, ये बदकिस्मती है कि एम्पायर की उंगली उठती रही, अब वो ख़त्म हो जानी चाहिए। ये और बात है कि इस्लामाबाद में जो लोग खबर रखते हैं वो ये देखते हैं कि बहुत से मगरबी जो सफारतकार है, ये मगरबी सफारत खाने हैं, वो बिलावल जरदारी भुट्टो को एक पोटेंशियल लीडर की हैसियत से देखते हैं। लेकिन फिर आ जाते हैं उस सवाल पे जहां मज़हर अब्बास साहब ने में छोड़ा था, इसको इसके साथ जोड़ देते हैं। भट्टी साहब से आगाज़ करते हैं। इरशाद भट्टी साहब, PMLQ अलग हो जाए, MQM अलग हो जाए, सदर्न पंजाब जनूबी पंजाब का धड़ा अलग हो जाए तो इमरान खान की हुकूमत गिर जाएगी। लेकिन फिर किसी ने हुकूमत बनानी होगी, और जिसने हुकूमत बनानी होगी उसको ये जो डॉलर इस वक्त 174 रुपये के ऊपर है, इसको भी डील करना होगा। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो हैं वो 85 रुपये 85 रुपीज़ है डॉलर, $85 पे एक बैरल है, उसको भी डील करना होगा। IMF से जो डिफ़िकल्ट नेगोशिएशंस हैं उनको भी डील करना होगा, कर्जे भी उतारने होंगे। आपके ख्याल में कौन ऐसी हुकूमत बना सकेगा जो इस सारी चीज़ें डिलीवर कर पाएगा? अच्छा, पहली बात तो वही जो आरिफ हमीद भट्टी साहब ने कहा है कि मैं उस एग्री करता हूँ कि इमरान खान साहब की असल अपोजिशन महंगाई है। इमरान खान साहब की असल अपोजिशन इमरान खान खुद हैं। दूसरी बात, इमरान खान साहब में एक बहुत एक है खूबी है कि वो इररेलिवेंट चारों पहियों से हवा निकल चुकी थी MQM PDM की और इसकी अपोजिशन की। आर पार ख़त्म हो गया, मार्च से पहले मार्च हुकूमत ख़त्म हो गई, या इस्तीफ़े मुंह पे मारेंगे ख़त्म हो गया, वो हम गिरबान से पकड़ के निकालें ख़त्म हो गया, मुंतशिर हो गया PDM, एक गुब्बारे से हवा निकल गई, मोमेंटम टूट गया, मायूस हो गए, चेहरों से मायूसी नज़र आती थी, बातों से मायूसी नज़र आती थी। अचानक इमरान खान साहब ने ये डिसीजन जो है, ये जो 1 घंटे का काम था, उन्होंने लटका के अपोजिशन को अल्हम्दुलिल्लाह फिर से उसका वारे मगर। तीसरी बात है अपोजिशन, जो हमारी अपोजिशन है, ये ज़हन में रखिएगा कि अपोजिशन का तरजीह अवाम है? ना 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 ना,
अपोजिशन की तरजीह महंगाई है ना, नहीं। अपोजिशन की तरजीह बेरोजगारी है ना। अपोजिशन की तरजीह गुर्बत है ना। अपोजिशन की तरजीह है इक्तदार। अपोजिशन की तरजीह है इमरान खान मुश्तरका दुश्मन से जान छुड़ानी। अपोजिशन की तरजीह, उसके बाद क्या होगा? अपोजिशन की तरजीह आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ, जान छुड़ा ली। अब इसके बाद इमरान खान को फारिग कर दिया, अब हुकूमत बनानी। अब आपने इसके बाद इतने इफ्स एंड बट्स लगाए हैं, तो मैं लगा देता हूं कि अगर रूस और अमेरिका एक हो जाएं तो फिर क्या बनेगा? अगर चीन अपना सारा कोई रेड़ा लगाकर इसको कनाडा ले जाए तो फिर क्या होगा? अगर कनाडा और मॉस्को इकट्ठे हो जाएं फिर क्या खुदा के लिए ये आपको हुकूमत बनाते नजर नहीं आ रही? नहीं। इमरान खान खुद गिराएगा अपनी हुकूमत, इनके बस की बात नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इस मुल्क पे रहम करें। तो फिर ये क्या मेहनत कर रहे हैं डॉक्टर साहब? इस मुल्क पे रहम करें। तो फिर एक बात मेरा फिक्र है, ये तो सड़कों पे निकल रहे हैं। डॉक्टर साहब इस मुल्क पे रहम करें, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो को लीडर ना कहा करें, खुदा के लिए। ये लीडर एक कायदे आजम था, वैसे तो कोई भी नहीं है कि वो जो चले गए, लेकिन ये मेरी कोई जायदाद ही नहीं, कैलबरी फाउंड, जाली ट्रस्ट डीड, कतरी खाद, सुप्रीम कोर्ट जालसाजी, और फिर वो लीडर उनका क्या है? तुरा इम्तियाज बेनजीर भुट्टो साहब, अल्लाह उनकी मगफरत करे, उनके बेटे हैं। उनकी क्या है? नवाज शरीफ साहब की बेटी है। तीसरी स्ट्रगल मुझे बता दें, कोई एक काम बिलावल भुट्टो का बता। 13 साल से सिंध में हुकूमत है, कोई बता दें। वो स्वीपर सखर में लाशों का पोस्टमार्टम कर रहे थे और चीफ जस्टिस ने कहा शेम ऑन सिंध। 13 साल बाद उस गवर्नेंस को आप पाकिस्तान में लाना चाहते हैं? ठीक नहीं, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब, इरशाद भट्टी साहब नहीं हुआ मेरे सवाल का जवाब। आरिफ हमीद भट्टी साहब, अगर बिलफर्ज हम ये कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसा कि मज़हर अब्बास साहब ने एक एनालिसिस दिया है कि PMLQ अलग हो जाए, MQM अलग हो जाए तो हुकूमत धड़ाम से गिर सकती है, अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर हुकूमत बनानी पड़ेगी। वो हुकूमत कौन बना पाएगा आपके ख्याल में? देखिए डॉक्टर साहब, ये बहुत बेहतर सवाल है। तो मज़हर अब्बास साहब बरतानिया दौर के जर्नलिस्ट हैं, हमें सीनियर सहाफ़ियों ने सिखाया है कि मुख्तलिफ लफ्ज़ों में ज़्यादा बात करें। मौजूदा अपोजिशन के एहतजाज से अपोजिशन को हुकूमत नहीं गिरेगी, नहीं मिलेगी, नामुमकिन है। एक पेज पे ना रहने से इमरान खान की हुकूमत जा सकती है। नहीं हाँ, एक पेज पे ना रहने से इमरान खान की हुकूमत जा सकती है, ये मैं लफ्ज कह रहा हूं, जा सकती है। लेकिन क्या अल्टरनेट देंगे जिसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं? अगर उन लोगों ने हुकूमत राना सनाउल्लाह साहब ने जैसी लूली लगड़ी। अच्छा आरिफ हमीद साहब, हमें राना सनाउल्लाह साहब बात पूरी करने की इजाजत दे। राना सनाउल्लाह साहब ने ज्वाइन। राना सनाउल्लाह साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, मैं आपकी स्टेटमेंट सुन रहा था, आपने कहा कि हमारी लॉन्ग मार्च जब इस्लामाबाद पहुंचेगी तो हो सकता है कि, अगर मैंने सही सुना है तो मैंने यही सुना है कि आपने कहा कि जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब उससे ज्वाइन कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है सर? ये क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैं इस तरह से बात हो रही थी कि ये जो महंगाई के खिलाफ एहतजाज है, इसको कौन कौन ज्वाइन करेगा। तो मैंने कहा कि जो मकामी तौर पे जो हमारी तंजीम के लोग हैं या PDM के लोग हैं, वो मकामी तौर पे एहतजाज में जो है वो हिस्सा लेंगे। तो उन्होंने कहा जी लीडरशिप जो है वो कहाँ ज्वाइन करेगी। तो मैंने कहा जब लॉन्ग मार्च होगा तो फिर लीडरशिप जो है वो लीड करेगी। तो उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब जो है वो कहाँ पे पहुंचेंगे। तो मैंने कहा जब लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब जो है वहाँ वो भी पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो ये इस तरह से बात हो रही थी, कोई जिसमें कोई ऐसा कोई सीरियस एलिमेंट नहीं था इसमें। ठीक है, मतलब इसमें कोई कैटेगोरिकल मतलब डेडलाइन नहीं थी। अच्छा राना साहब, ये समझा दीजिए कि अब से यहाँ ये बहस हो रही है गुज़िश्ता चंद मिनटों से कि भाई डॉन अखबार ने इदारिया लिखा है कि ऑपोजिशन देखती है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट में एक दरार उनको नज़र आती है, महंगाई भी है और एक अपॉर्चुनिटी है, और अगर कोई धड़े अलग हो जाएं, PMLQ MQM अलग हो जाएं तो हुकूमत जो है वो गिर भी सकती है धड़ाम से। लेकिन अगर हुकूमत गिर जाएगी तो फिर हुकूमत बनानी पड़ेगी। वो हुकूमत आप में से कौन बना पाएगा? पीपल्स पार्टी बनाएगी, आप बनाएंगे? जो IMF से नेगोशिएशन भी एक तरफ चल रही हैं, दूसरी तरफ ऑयल प्राइसेस $85 है बैरल हैं, फिर हम देखते हैं कि डॉलर जो है वो तकरीबन 174 रुपये पे पहुंच गया है, कमोडिटी प्राइसेस भी दुनिया में भरी पड़ी हैं। तो हुकूमत कौन बनाएगा इन चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए? नहीं, देखें, ये हमने तो इस बारे में बहुत देर से ये बात पार्टी लेवल पे भी ऑलमोस्ट ये डिसाइडेड है और इसका आधार भी डिफरेंट लेवल पे हो चुका है
कि हम तो ऐसी सूरत में जो आप बात कर रहे हैं, तो हमारा तो एक ही मुतालबा है, एक ही मुतालबा होगा कि फ्री फेयर इलेक्शन करवाए जाए, क्योंकि हमारी नज़र में अच्छा ये इस वक्त जो ये चौथा साल है, ये जो सूरत हाल बनी है मुल्क की, यानी मुल्क जैसे भी है, मुल्क जो है वो ठीक सिमत जा रहा था, और ये एक साजिश के नतीजे में जो है एक प्रोपेगेंडा जो है वो पहले क्रिएट किया गया, फिर उसको जो है वो बिल्ड किया गया। वो कहाँ गए वो 3000 अरब, और कहाँ गया वो 200 अरब डॉलर की वापसी, और कहाँ गया वो कि जी 10,000 जो है वो डॉलर जो है वो पता नहीं रोज का के पता नहीं हर दिन का जो है वो हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग सारा रुक जाएगा, डॉलरों की बारिश हो जाएगी। तो ये सारा प्रोपेगेंडा बिल्ड किया गया, उसके बाद फिर इलेक्शन को रिग किया गया, जिसके नतीजे में ये नालायक टोला जो है इसको मुसल्लत किया गया। अब इस नालायक टोले ने जो है जो मुल्क की इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया है, और अब मुल्क जो है ये इस पोजीशन में नहीं रहा कि ये जो है वो आगे बढ़ सके। तो और आप इसका हल लेके इलेक्शन करवाए जाए, आप ये कहते हैं कि इलेक्शन करवाए जाए? इसका हल ये है कि इलेक्शन करवाए जाए, ठीक है, और आवाम के ट्रू रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सामने आए, ठीक है, और अगर हमें मौका मिला, यानी मिसाल के तौर पे अगर हम इस पोजीशन में हुए, तो हमारा ये है कि ये नेशनल गवर्नमेंट बननी चाहिए, चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए। इन नालायकों ने जो तबाही कर दी है, ये किसी एक पार्टी का काम नहीं, ना ये कर सकते हैं और ना को और भी आ जाए। तो ये किसी ये बड़ा दिलचस्प आपका मौकफ है। राणा साहब जरा इस पे रोकें, आरिफ हमीद भट्टी साहब का इस पे एक रद्द ले ले। आरिफ हमीद भट्टी साहब, उनका मौकफ ये नहीं कि हम लोग हुकूमत बनाएंगे, वो कहते हैं हम फौरी तौर पे इलेक्शन का मुतालबा करते हैं ताकि एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए और एक नेशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए। आरिफ हमीद भट्टी साहब, देखिए राणा साहब जीरक सियासतदान है, मुझे 85 ले लेते हैं, उसके बाद कौन सा फेयर इलेक्शन हुआ मुझे रहनुमाई करा दे। इसमें 3 दफा पीपल्स पार्टी जीती, 3 दफा नून लीग जीती, इमरान खान जीते, बीच में डिक्टेटर आए। कौन किस किस्म का इलेक्शन होगा जिससे ये सियासी जमातें मुतमईन हो जाएंगी? डॉक्टर साहब जरा मेरी रहनुमाई फरमा दीजिएगा, ताकि मैंने आज 1-2 बातें बड़ी जरूरी करनी है। कौन सा फेयर इलेक्शन होगा कि इन्हें यकीन आ जाए? 85 से लेके आज तक ले लेते हैं 2021 तक, कौन सा फेयर इलेक्शन है जिससे ये मुतमईन हो जाए कि ये फेयर है, अब इनफ, हारने वाला उसको तस्लीम कर ले। इरशाद भट्टी साहब से पूछ लें, ये साहिब इल्म है। चले मदर अब्बास साहब तो आज ये राणा साहब से नहीं राणा साहब से राणा साहब आप इसका जवाब देंगे? देखें, ये भट्टी साहब भी बैठे हैं और शायद अरशाद भट्टी साहब भी बैठे हैं, दोनों भट्टी बरादरान हैं, दोनों भट्टी बरादरान बैठे हैं। और मेरा इन लोगों के साथ जो है वो बड़ा जाती प्यार का और मोहब्बत का तल्लक है। तो इन लोगों ने जितनी मेहनत की है इस तबाही को लाने में, तो उस वक्त हम तो रिक्वेस्ट ही करते रहे हैं, लेकिन ये बादशाह लोग हैं, फिर मानते तो नहीं है ना ये। नहीं राणा साहब बात ठीक कह रहे हैं। मैं तो मानता हूं कि मैं वाकई इस तब्दीली के लाने में, इमरान खान के नारों में, वादों में, दामों में कि ये कर देंगे, मुल्क बदल देंगे, नया पाकिस्तान बनाएंगे, मैं एग्री करता हूं, मैं बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि इसमें जो है, अच्छा, मेरी एक ही जो अरशाद भट्टी साहब अपना इन्होंने भट्टी साहब ने बात की है, आरिफ हमीद भट्टी साहब ने, इसमें कोई शक नहीं कि हर इलेक्शन में किसी न किसी दर्जे पे मुदाखलत होती रही। ठीक है, ये मानते हैं आप? तो जी मैं मानता हूँ। और देखें, अब तो अल्लाह ताला उन्हें ज़रीक़ रहमत करे हमीद गुल साहब को, अब तो किताबें लिखी जा चुकी हैं, उसमें बताया जा चुका है कि हम क्या करते रहे और कैसे करते रहे। अब मामला ये है कि अगर वो मुदाखलत ना करें तो इलेक्शन फ्री होगा, फेयर होगा, इतनी सी तो बात है। अच्छा। इसमें कोई अपना कोई रॉकेट साइंस तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेरे साथ रुकिए, मैं जरा मजहर अब्बास साहब का एक इस पे, मजहर अब्बास साहब, क्या ऐसे इलेक्शन हो पाएंगे जो आरिफ हमीद भट्टी साहब सवाल उठाते हैं, जो तमाम सियासी जमातों को कबूल हो, जिसमें उनको लगे कि इसमें कोई धांधली नहीं है? क्या कोई ऐसे इलेक्शन हुए हैं या हो पाएंगे 1970 के बाद कि जिसको सियासी जमातें मान लें कि सही है?
देखिए, बाय एंड लार्ज 2008 का अगर इलेक्शन देखें तो 2008 के इलेक्शन में एज सच उस तरह की सीरियस एलिगेशंस नहीं आई कि इलेक्शंस में धांधली, और उसकी कई वजूहात भी हैं। 88 बहुत ऑब्वियस था, 88 IGI जिस तरह बनी उसका इतराफ़ भी हुआ। 90 का इलेक्शन बहुत ऑब्वियस था कि उसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया। 93 में इलेक्शन जिस तरह हुआ काकड़ फार्मूले के तहत, वो भी अब हम सब के सामने, यही सूरत हाल 96 में भी हमें नज़र आती है। मैं इस वक्त राणा साहब से ये पूछना चाहता हूँ, देखिए PDM और अपोजिशन 97 का PDM का, और मैं यही पूछना चाहता हूँ राणा साहब से, वो क्या मैकेनिज्म होगा कि जिसकी बिना पे आप ये कहें कि इस्टेब्लिशमेंट ने इस इलेक्शन में मुदाखलत नहीं की? वो कौन सा इलेक्शन होगा, जो वो कौन सा फार्मूला होगा? और अपोजिशन क्योंकि कोई फार्मूला सामने नहीं रही आती, ये एक स्टेटमेंट तो है कि इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत ना करे, लेकिन वो मैकेनिज्म क्या होगा, वो कैसा मैकेनिज्म होगा? आप निकल गए, कल हुकूमत चली जाती है, आप मुझे बताएं कि फौरी तौर पे क्या होने जाएगा, क्या होगा, क्या हो सकता है, और वो कैसा मैकेनिज्म आपको एक्सेप्टेबल होगा? आपको ही नहीं, वो फिर PTI को भी एक्सेप्टेबल होना ज़रूरी है, वो फिर पीपल्स पार्टी के लिए भी एक्सेप्टेबल होना ज़रूरी है। इसलिए कि सिर्फ बड़ा दिलचस्प सवाल है, बस यही रुके क्योंकि ब्रेक है। मैं राणा साहब का एक रद्द-ए-अमल ले लूँ। राणा साहब, इसमें ये भी डाल देना कि अब जो हालात हैं इसमें तो ये कहा जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट में और PTI में दरारें हैं, तो अगर PTI की हुकूमत गिर जाती है तो फिर जब इलेक्शन होगा तो आप चाहे उस इलेक्शन को कितना ही मुकद्दम क्यों नहीं कहेंगे, दूसरी साइड कहेगी कि इलेक्शन तो हुआ इसलिए, हमें हराया इसलिए गया कि हमें निकालना था। नहीं, देखिए, जो इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत आज तक रही है और जिसका नुक्ता अरूज जो है वो 2018 का इलेक्शन था, ये ऐसी मुदाखलत है कि वो जैसे कहते हैं ना कि चांद चढ़ता है तो फिर कुल आलम उसको देखता है। जिस इलेक्शन में उन्होंने मुदाखलत ना की तो सारी दुनिया को ये कोई जितना मर्जी जो है वो हार के शोर डाले, जो मर्जी कोई करे, वो एक ऐसी इतनी वाज़ेह बात होगी कि हर किसी को नजर आएगी, हर किसी को नजर आएगी, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर किसी को नजर आएगी। वो देखिए, छोटा मोटा जो धक्कम पेल है वो लोग कैंडिडेट भी आपस में कर लेते हैं, पार्टीज आपस में कर लेती हैं, वो और ये दोनों इंटायरली डिफरेंट होते हैं। कोई जमात तोड़ी नहीं जाएगी, एक से निकाल के दूसरे में शामिल नहीं किए जाए, और बाकी मामला जो होते रहे हैं बड़ा वाज़ेह तौर पर, जब वो चीजें नहीं होगी तो मुझे पता होगा कि अगर मेरे साथ कोई धक्का हुआ भी है तो मेरे मुखालिफ ने किया है, वो ऊपर से नहीं हुआ। तो ये एक ऐसा अमल होगा कि इस अमल के होने से जो है ये कहें कि अभाम रहेगा, लोगों को पता नहीं चलेगा, नहीं, ये इतना वाज़ेह होगा कि सारी दुनिया को मालूम। अच्छा, चले, ये खैर बड़ी दिलचस्प बात है, बिल्कुल ज़ाहिर है ये तो स्टैंडर्ड आपने सेट किया है, आपके मुखालिफिन शायद स्टैंडर्ड से एग्री नहीं कर सकें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ा। सनाउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया राणा साहब आपका। ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। मेरे तमाम एनालिस्ट मेरे साथ हैं। वक्फे से पहले PMLN के रहनुमा और पंजाब के साबका दाखिला मिनिस्टर जनाब राणा सनाउल्लाह साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। और राणा सनाउल्लाह साहब का जो इस्तदलाल था, उनका जो आर्गूमेंट था वो ये था कि अगर इमरान खान की हुकूमत गिर जाती है, क्योंकि हम सवाल उठा रहे थे कि अगर कुछ धड़े अलग हो जाएँ तो इमरान खान की हुकूमत गिर जाएगी, तो फिर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नतीजे में एक नेशनल गवर्नमेंट बन सकती है, और वो कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकते हैं। लेकिन उनकी आर्गुमेंट वीकनेस ये है कि एक ऐसे मौके पे अगर हुकूमत गिर जाए, जबकि ये इल्ज़ाम लग रहा है या ये खदशा है कि PTI और इस्टेब्लिशमेंट में दरारें हैं, तो फिर जाहिर है होने वाले इलेक्शन पे PTI के लोगों को यही शक और एतराज़ होगा कि ये इलेक्शन जो है ये फ्री एंड फेयर नहीं हुए हैं और उन्हें इन इलेक्शंस में हराया गया है। यहीं से हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जनाब इरशाद भट्टी साहब, कुछ आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा जैसा कि राणा साहब सिनारियो बिल्डअप कर रहे हैं अगले आने वाले दिनों या हफ्तों में? नहीं, अब इसमें दो हैं मरहले। पहले है हुकूमत गिरे। हुकूमत किस तरह गिरे? हुकूमत एक तरीके अदम एतमाद है, अभी हुकूमत की पार्टियां अलग हो जाएं, नंबर 1, जैसे मजहर साहब के। नंबर 2, इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ दें। दो तरीके हैं हुकूमत गिरने के। मिसाल के तौर पे अगर ये पार्टियां फ़र्ज़ कर लें, हुकूमत गिरते नज़र आ रही है? नहीं, अभी तक तो नहीं, अभी तक नहीं। अगर हम फ़र्ज़ कर लें हुकूमत गिर जाती है, मिसाल उसके बाद इलेक्शन के डेट आ जाती है। अब मुझे बताइएगा, 3.25 सालों में पिछले इलेक्शन से इस दिन तक सारों ने मिलकर, सियासतदानों ने, सारी पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, नून, मौलाना तरीके, सब रोते रहे हैं इलेक्शन फ्री नहीं हो, किसी ने किसी को, कोई ऐसा फार्मूला बनाया कि फ्री इलेक्शन हो, कोई ऐसी इस्लाहत की है कि फ्री फेयर इलेक्शन हो,
कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया है, इलेक्शन कमीशन को मजबूत किया है, वो एक ट्रेनिंग दी है, कोई मशीनें लाए हैं, चलो ईवीएम ना सही, कोई और मशीन कोई और लाए हम। और फिर दूसरी बात, हमारे डीएनए में नहीं है, हम अकलियत को छोड़कर बेईमान और बददियानत, झूठे और मुनाफिक लोग हैं। अकलियत को छोड़कर अक्सरियत हमारे लिए फेयर इलेक्शन वही है जिसमें हम जीते, हम, और हमारे लिए फेयर इलेक्शन वही है जिसमें मुखालिफ हारे। तो इसका या तो आपने एक ऐसा बना दिया हो, एक ऐसा इलेक्शन कमीशन सेट कर दियो, ऐसे लोग ऊपर ले आए हों कि अब इसके बाद जो ये इमरान खान की हुकूमत गिरती है, इलेक्शन बड़े शफाफ होंगे। दूसरी बात, वो इस्टेब्लिशमेंट का राना साहब कह रहे थे, यानी ठीक इस्टेब्लिशमेंट का नहीं होना चाहिए किरदार, मगर मैं वो अब राना साहब चले गए हैं, मेरे भाई हैं बड़े, हमेशा बड़ा पुराना ताल्लुक है, उनसे पूछना था कि उनकी जमात के सदर दुनिया में, मैं बार बार कहता हूँ, दुनिया में कोई ऐसा जमहूरियत पसंद नहीं, मैंने आज तक नज़र से नहीं हुआ, इवन नेल्सन मंडेला साहब को भी ये सआदत हासिल नहीं हुई कि वो, उन्होंने कहा कि इलेक्शन से पहले मैं वज़ीर आज़म बन चुका था और मेरी काबीना के नाम भी फाइनल हो गए थे। तो वो शहबाज शरीफ किसके पास गए थे ये सब करने? जुबैर साहब गुलाब जामुन खाने किसके पास गए थे? मरियम साहिबा किससे मिलती रही थी? नवाज शरीफ साहब के किससे राब्ते थे? और अभी बैकडोर मतलब कर रहे हैं। वो जिस किस्म के इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, पहली बात ये कि आखिरी दो जुमले, एस्टेब्लिशमेंट वो बुरी है जो हमें चहेता लाडला ना समझे, जो हमारा, और इलेक्शन वो शफाफ है जिसमें हम जीते। ठीक। मजहर अब्बास साहब, ये भट्टी बरादरान को तो उम्मीद नहीं है कि कोई हुकूमत बहुत जल्दी गिर जाएगी। इनका तो ख्याल है कि अगर हुकूमत गिरी तो इमरान खान साहब की अपनी गलतियों से, कमजोरियों की वजह से गिरेगी। लेकिन आपको कोई थोड़ी सी उम्मीद थी कि शायद एक प्रोसेस शुरू हो गया हुकूमत के अनजिप होने का? आपको लग रहा है कि हुकूमत गिर जाएगी अगले चंद आने वाले दिनों या हफ्तों में? नहीं, मजहर साहब से ये पूछें साईं उस्मान बुजदार की हुकूमत जा रही है कि नहीं, पहले ये सवाल का जवाब। जी मजहर अब्बास। वो तो नहीं जा रही वो तो नहीं जा रही। दूसरी बात ये, बस फिर ठीक है। फिर दूसरी बात ये कि हुकूमत गिरनी भी नहीं चाहिए। कुछ उम्मीद तो आपने दिलाई थी हमें कि हुकूमत जा रही है। नहीं, मैंने आपको एक किस तरह गिर सकती है मैंने ये बताया था। मैंने ये नहीं कहा था कि गिर जाएगी, मैंने कतई तौर पे, आप पूरा प्रोग्राम देख ले, मैंने कतई तौर, मैंने कहा इस तरह गिर सकती है। तो अब आप भी बैकआउट कर गए? नहीं, बैकआउट नहीं कर गए आप, डॉक्टर साहब मुझे गलत कोट ना करें, मैं बैकआउट नहीं किया। मैंने पहले वक्त, उस वक्त भी ये कहा था कि अगर ये हो जाए तो गिर जाएगी। क्या इसमें से तीनों में से कोई इससे इख्तलाफ कर सकते हैं आप कि अगर PMLQ अलग हो जाए, MQM पाकिस्तान अलग हो जाए तो हुकूमत नहीं गिरेगी, खत्म हो जाएगी ना, माइनॉरिटी गवर्नमेंट होगी ना। फिर माइनॉरिटी गवर्नमेंट भी चल सकती है, ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट चल नहीं सकती जब तक उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिया है। ब्रिटेन में चलती है, वही मैं कह रहा हूँ माइनॉरिटी गवर्नमेंट अगर चलना चाहे तो चल सकती है, लेकिन हमारी वो हाई मॉरल चीजें नहीं है। गिरनी क्यों नहीं चाहिए? इसलिए गिरनी नहीं चाहिए जिसकी बात राना सनाउल्लाह, जिसकी बात मैंने कि कल राना सनाउल्लाह साहब से यही सवाल किया था कि फिर PTI उस इलेक्शन को क्यों मानेगी? जो इलेक्शन जिस गवर्नमेंट को, PTI की गवर्नमेंट को अगर आप इस तरीके से हटाएंगे तो PTI की गवर्नमेंट क्यों मानेगी? और नहीं मानना चाहिए PTI को। लिहाजा बेहतर फॉर्मूला क्या है? बेहतर फॉर्मूला ये है कि इलेक्शन अपने वक्त पर हो और इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार हो। देखिए 2008 के इलेक्शन की मैंने क्यों मिसाल दी थी, आरिफ भी बैठे हैं, अरशाद को भी पता होगा, आपको भी। एक खबर छपी थी, इस खबर की क्या अहमियत थी, ये खबर क्यों छपी, ये खबर क्यों रिलीज की गई? ये इंडिकेट है, ये इंडिकेशंस होती हैं हमारी यहाँ। बदकिस्मती है हमारी कि हमारी यहाँ उस तरह वो चीजें नहीं होती। बाकी आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वगैरह छोड़ दें, सिर्फ यही होता है कि आप, और होना भी यही चाहिए कि एस्टैब्लिशमेंट का कोई काम नहीं है जो है वो पॉलिटिकल करना, इंजीनियरिंग करना। तो मेरे ख्याल में इमरान खान की हुकूमत पूरा। बिल्कुल, मैं आप ही की तरफ आ रहा हूँ आरिफ हबीब भट्टी साहब, क्योंकि अब 3-4 मिनट रह गए प्रोग्राम के। ये बात तो चले, इससे तो हम निकल आए कि हुकूमत अगले चंद दिनों या हफ्तों में गिरते हमें नज़र नहीं आ रही, और इखलाकी तौर पे उसको गिरना भी नहीं चाहिए क्योंकि एक मसाइल का हल नहीं है। लेकिन आरिफ हबीब भट्टी साहब, आपने बारहा कहा, भट्टी साहब ने भी कहा कि भी हुकूमत के सामने महंगाई का मसला है। शौकत तरीन साहब और स्टेट बैंक के गवर्नर अब हमें वहाँ से ये कहते नज़र आ रहे हैं वाशिंगटन से कि IMF के साथ उनकी एक डील जो है वो हो जाएगी। महंगाई में आज तक कभी कमी हुई नहीं, महंगाई रुक जाती है, उसमें कमी नहीं होती। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि यही हो सकता है, हुकूमत कर सकती है कि डॉलर मजीद ऊपर ना जाए, मजीद में? जी,
क्या रिलीफ हुकूमत अच्छा, डॉक्टर दे साहब, सकती है? गुजारिश है, एक- हकीकत पसंदाना तौर पे अगर सवाल पूछा जाए, हुकूमत realistic। बेचारी हुकूमत कुछ नहीं दे सकती। एक तो राना सनाउल्लाह साहब खुद मान गए कि 85 के बाद कोई इलेक्शन फेयर नहीं हुए। मदर साहब ने 2008 का कहा, बदकिस्मती है मैं उसका थोड़ा सा हिस्सा रहा हूं, क्योंकि साथ में मुशर्रफ साहब के खिलाफ एहतजाज चलाया तो मुझे उस वक्त पंजाब में जिनकी हुकूमत आई 4-5 लोगों ने बुलाया, उन्होंने कहा हम 15-20 सीटें ले लेंगे। इलेक्शन के बाद कहा हमें किसने जिता दिया पंजाब में, 13 के इलेक्शन पे आ जाता हूं। उस वक्त के सदर आसफ अली जरदारी ने कहा ये RO के इलेक्शन है, मैंने नहीं कहा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे। इस मुल्क में फेयर इलेक्शन सियासी जमातें वो कहती हैं जिसमें वो जीत जाए और उनका मुखालिफ हार जाए। उन्हें फेयर इलेक्शन जहर लगते हैं जिसमें वो हार जाए। मैं आपको यकीन से कह रहा हूं इन्हें फेयर वो लगते हैं। शाद भट्टी साहब ने माकूल बात की, अदब एतमाद या वो रिजाइन दे दें। भाई अगर वो एक पेज वाले ना कहें, एक फोन करे MQM को, एक करे काफ लीग को, एक बाप को, सुबह अक्सरियत खत्म। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? इसमें अपोजिशन कहां से आ गई? इनकी हैसियत है क्या? गंजी ने धोना की तो निचोड़ना की, पंजाबी की बहुत मशहूर मिसाल। लेकिन फिर उसके बाद क्या इनके होगा? बस की बात नहीं है। सवाल को तो हम एड्रेस कर चुके हैं ना भट्टी साहब कि अगर ऐसा हो जाता है तो एक हुकूमत बनानी पड़ेगी, और इन मसाइल में हुकूमत कौन बनाएगा? ये जो मसले हैं इसमें तो हुकूमत बदनाम होने के लिए है ना सिर्फ। ये जो मसाइल हमारे इन मसाइल का क्या हाल है? IMF से डील करना, बिलावल के पल्ले कुछ नहीं है, बिलावल के पल्ले कुछ नहीं है। 2013 से वो इक़्तिदार में, सिंध में उन्होंने क्या किया? फिलहाल हुकूमत नहीं जा रही, अगर हुकूमत भेजेगी तो इमरान खान खुद भेजेंगे, फिर शायद ये हुकूमत बनाने वालों ख्वाब भी देखते रह जाए हुकूमत बनाने के। ये हुकूमत सिर्फ इमरान खान खुद गिरा सकते हैं। मगर साहब अपना बात कमेंट कर ले, वक्त खत्म हो गया। ठीक है मजहर, क्विक कमेंट, वक्त खत्म हो गया। क्विक कमेंट, वक्त खत्म हो गया। जाती है, पर आपका बेसिक क्वेश्चन था कि फिर क्या होगा? इन हाउस चेंज भी हो सकती है। आपको पता है ना, जब जो चीजें इधर से उधर होंगी वो इधर से उधर हो जाएंगी। लेकिन ये बात ठीक है कि ना बिलावल भुट्टो ना पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनने जा रही है और ना PMLN की गवर्नमेंट बनने जा रही है। अगर ऐसा सिनेरियो होता है तो फिर कुछ तीसरा ही होगा। सब इसी वक्त मेरा ख़त्म हुआ, लगता यही है। अगर इस गुफ्तगू को हम देखें, खासी रैशनल से डिस्कशन थी, किसी तनख्वाह पे सब काम करते रहेंगे, ये सब दिखावे की चीज़ें हैं। हुकूमत कहीं जा नहीं रही, इन मसाइल में कोई हुकूमत बनाना भी नहीं चाहेगा। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती। बहुत शुक्रिया।